नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने मेवाड़ राजवंश शुरू किया था। उसमें जो सामान्य सी जानकारी थी वो पढ़ ली थी। उसकी जो कुछ जानकारी सामान्य सी बच गई थी वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर आगे वाली कक्षा से हम राजाओं को शुरू करेंगे, फिर एक एक राजाओं को लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब मेवाड़ राजवंश का नाम आते ही जो शुरुआती दौर के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे जिसने अभी अभी 12th की हो या 11th-12th में है या कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जिसने अभी अभी इतिहास पढ़ना शुरू किया है, तो मेवाड़ का नाम आते ही उसके मन में दो डाउट आते हैं कि सर इसमें तो दो नाम आते हैं, एक गुहिल आता है, एक सिसोदिया आता है। क्या आता है? एक गुहिल आता है और एक सिसोदिया आता है। सर ये दोनों क्या एक ही थे? एक थे तो कैसे थे, या अलग थे तो कैसे अलग है? फिर अलग है तो इन दोनों को एक ही राजवंश में क्यों शामिल किया गया है? तो उन सारे जो लोगों के मन में डाउट आते हैं आज उनको एक एक करके क्लियर करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं गुहिल वंश की जानकारी दे दूं आपको। देखो होता क्या है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो आप ये सुनो कि सिसोदिया और गुहिल जो है वह एक ही है। बस गांठ बांध लो कि सिसोदिया और गुहिल एक कैसे है बता दूं, और अलग अलग नाम कैसे पड़े वो मैं आपको बता दूं। देखो गुहिल राजवंश जो है वो 566 ईस्वी में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 566 ईस्वी में। ठीक है, ये जो चलता है साथियों 1303 तक चलता है। कब चलता है? 1303 में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था, राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था, राजस्थान का सबसे बड़ा पहला शाखा हुआ था 1303 में। याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो राजवंश है साथियों, यदि शासकों में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है गुहिल से। गुहिल 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करता है, और ये लास्ट जो इसका गुहिल वंश का अंतिम शासक है वह साथियों रतन सिंह है। रतन सिंह, आपने पद्मावत में जो रतन सिंह थे, पद्मावत के पति, उनका नाम है रतन सिंह। ठीक, गुहिल वंश की जो साथियों उपाधि थी, उपाधि वह थी रावल। गुहिल वंश की उपाधि क्या थी? रावल। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन है? गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो साथियों गुहिल वंश का जो अंतिम शासक है वह रावल रतन सिंह है। और ये याद रखना, चूंकि रतन सिंह गुहिल वंश से है तो गुहिल वंश की जो उपाधि थी वह थी रावल। तो इसी कारण जब आप पद्मावत फिल्म देखते हो तो उसमें आपको मालूम होगा कि रतन सिंह जो है अपने नाम के आगे राणा या महाराणा नहीं लगाता है। राणा या महाराणा रतन सिंह नहीं लगाता है। वो ऐसे नहीं कहता राणा रतन सिंह या महाराणा रतन सिंह। वे अपने नाम के आगे रावल रतन सिंह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रावल रतन सिंह। क्यों लगाते हैं? और ये लगाने वाले अंतिम शासक है रावल। इनके बाद में फिर राणा या महाराणा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझो, गुहिल वंश 566 से शुरू होता है, 1303 तक चलता है। ठीक है, गुहिल वंश का प्रथम शासक गुहिल, अंतिम शासक रतन सिंह। गुहिल वंश की जो उपाधि थी साथियों वह कौन सी थी? रावल थी उपाधि। कौन सी? रावल। और सिसोदिया वंश की उपाधि कहे तो कौन सी? राणा या महाराणा। ठीक है सर, अब हमें यह बताओ सर, गुहिल और सिसोदिया तो एक है, आपने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन इनका नाम फिर अलग अलग कैसे पड़ा? फिर रतन सिंह क्यों अंतिम शासक हुआ गुहिल का? इसके पुत्र, इसके जो बड़ा भाई का लड़के जो भी होते वो आगे राजवंश चलाते ना। फिर या इसके आगे सिसोदिया क्यों शुरू हुआ? तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो गुहिल और रतन सिंह के मध्य एक शासक आता है जिसका नाम है रण सिंह। क्या नाम मिलता है उसका? रण सिंह, या कुछ किताबें उन्हें करण सिंह लिख देती है। ठीक है, तो गुहिल वंश में एक शासक आता है रण सिंह या करण सिंह। ठीक है, इनके दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र? दो पुत्र। एक का नाम होता है खेम सिंह और एक पुत्र का नाम होता है राहप। ठीक है, एक पुत्र का नाम होता है खेम सिंह और एक पुत्र का नाम होता है राहप। रण सिंह या करण सिंह के बाद जो है साथियों मेवाड़ का शासक बनता है खेम सिंह।
कौन बनता है, रण सिंह या करण सिंह के बाद जो है साथियों मेवाड़ का अगला शासक बनता है खेम सिंह। ठीक है, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। लेकिन जो राहब होता है वो इसका छोटा भाई होता है। देखो अपने राजस्थान में या अपने भारत में जो एक परंपरा है कि किसी राजा का जो अगला राजा यदि बनना है वो उत्तराधिकारी बनता है, वही बनता है जो उस परिवार में ज्येष्ठ पुत्र होता है। आज यदि कोई एक्स राजा है, उसके दो पुत्र हैं वाई और जेड, लेकिन आगे इनके बाद में ये जब वीर गति या विजय इनकी जो वीर गति हो जाएगी, उसके बाद में जब कोई अन्य शासक बनना चाहेगा इनके पुत्र में, तो वही शासक बन पाएगा जो इन दोनों में बड़ा होगा। मतलब जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अगला राजा बनता है। तो इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए रण सिंह या करण सिंह के बाद में खेम सिंह शासक बना। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जो छोटा भाई होता है उसके पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप तमाम उम्र मेवाड़ का जो शासक बना है या अपना भाई बना है उसके प्रति, उसके रक्षा के प्रति अपने जान न्यौछावर कर दो, उसके साथ रहो, उसके आज्ञा का पालन करो और उसके सेना का थोड़ा बहुत नेतृत्व करो। लेकिन जो पूरा प्रशासन संभालता है वह खेम सिंह संभालेगा, क्योंकि वह स्वयं राजा है। ठीक है, यदि दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि कोई हो गया, कोई कह दे कि साला मैं तो झुकेगा नहीं, मैं अपने भाई के पास नहीं रहूंगा, मुझे ठिकाना दे दो। ठिकाना मतलब हुआ एक क्षेत्र दिया जाता था, उस क्षेत्र का आप मान लो कि वो राजा है। आज जैसे मुझे एक क्षेत्र दे दिया तो उस क्षेत्र का जो है वो मैं राजा हो गया। ठीक है, तो राहब ऐसा ही करता है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं खेम सिंह के पास भी नहीं रहेगा, मुझे जो है एक ठिकाना दे दो, मैं वहां अपना शासन कर लूंगा। तो इसके कहे अनुसार खेम सिंह इन्हें एक ठिकाना देता है। उस ठिकाने का नाम होता है साथियों सिसोदा। क्या नाम होता है? सिसोदा। तो साथियों राहब चला गया अपने परिवार के साथ सिसोदा ठिकाने। ठीक है, चला गया। राहब के सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण राहब के जो पुत्र हुए, उनके भी जो पुत्र हुए वे अपने आप को सिसोदिया कहने लगे। क्यों? क्योंकि वह सिसोदा ठिकाने में रहते थे। वापस सुनो, राहब के सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण राहब के वंशज स्वयं को सिसोदिया कहा गया या अपने आप को सिसोदिया कहते थे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, दोनों भाई है, एक ही पिता है इनका, एक ही बाप के दो बेटे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते? ये तो खेम सिंह रावल सागा इसने प्रारंभ कर दी, वहां जो बीच में चल रही थी रावल सागा का ही शासक बन गया। यहां से राहब उठ के सिसोदा ठिकाने चला गया, वहां अपने राजवंश की शुरुआत कर ली और उसके जो पुत्र हुए उन्होंने अपने आप को सिसोदिया कहना शुरू कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिसोदिया और गुहिल अलग अलग है ही नहीं। एक ही बाप के दो बेटे हैं, उसमें आप कैसे कह सकते हो कि अलग अलग है? देखो, इसको मैं सरल भाषा में यदि समझाऊं तो देखो, ये बॉयज स्कूल है, ये गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, ये लड़कियों का घर है, ये जो बॉयज स्कूल में रहते हैं उन लड़कों का घर है। ठीक है, आप सुनो, सिर्फ मजा आएगा आपको। इस परिवार से दो बच्चे गए, एक ए गया स्कूल और एक बी गया। बी बेचारा सीधा था तो वो आ गया छुट्टी होते ही घर पर। ए बेचारा, ए है तड़ीपाड़ आदमी, वो क्या करता है, वो यहाँ से घूमता है, यहाँ राउंड मारता है, यहाँ दो राउंड मारता है, फिर यहाँ से जो लड़कियां घर पे जा रही है उनके साथ ऐसे करता है, ऐसे जाता है, यहाँ से जाता है, वापस यहाँ आके यहाँ जाता है। एक काल्पनिक बात है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा है, ऐसे कोई वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ए जो है वह इस तरफ घूम के आ गया, वापस आया घर पे अपने। थोड़े देर लगा, बी से आने के तुलना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगा है, लेकिन वह घूम के आ गया है। इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि इस घर में जो रह रहे हैं माँ बाप वो कह देंगे कि ए हमारा पुत्र नहीं है। अरे भाई, वो घूम के आया है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये उसका पुत्र नहीं है? जब आप यहां कह सकते हो कि ए और बी पुत्र ही रहेंगे, भाई ही रहेंगे, तो यहां फिर कैसे कोई अपना भातिया फैला सकता है कि गुहिल और सिसोदिया अलग अलग है?
कैसे अलग है? एक ही बाप के दो बेटे, राहब चला गया सिसोदिया ठिकाने, तो क्या हुआ? आज भी तो राजस्थान में परंपरा है कि जिसके 2-3 पुत्र होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में लग जाए तो ठीक है, वरना कोई कमाने चला जाता है, मुंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है, क्या हुआ? जब काम होता है तब आ जाते हैं घर पे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से चला गया, अपने काम के लिए गया ना। राहब भी अपना प्रजा को संभालने गया था, अपना राजवंश शुरू करने गया था, ठीक है। तो इसमें कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि जो गुहिल और जो सिसोदिया है वह एक है, ठीक है। आगे बढ़े। सर ये तो ठीक है कि सिसोदिया और गुहिल एक है, लेकिन ये बताओ सिसोदियाओं का जो राज चलता था वह तो सिसोदा ठिकाने चलता था, जाहिर सी बात है, मैंने बताया भी है। तो सर ये चित्तौड़ में कैसे आए? तो मैं बता दूं, जब रावल रतन सिंह 1303 में राजस्थान के दूसरे साके, मेवाड़ के प्रथम साके तथा राजस्थान का पहला बड़े साके में रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। जब सिसोदा ठिकाने का एक व्यक्ति जाता है तथा मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है। उनको पता था अपने भाई तो है, वो उनका शासन चल रहा था, वहां पे कहां दिक्कत है कि हमारा चल रहा है, जिस दिन यहाँ कुछ नहीं होगा अपना ही इलाका है, हम चले जाएंगे, कहां दिक्कत है। तो रतन सिंह के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था संभवतः, इस कारण सिसोदा ठिकाने का एक व्यक्ति जाता है और मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर देता है। तो समझ में आ गया जो ये कंसेप्ट था, ये समझाना बहुत महत्वपूर्ण था। जो आफ्टर 12th होते हैं, जो 10th आफ्टर होते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं, उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है, फिर उनको रट्टा मानना पड़ता है। हाँ सिसोदिया गुहिल एक थे, क्यों थे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। और यदि आगे बढ़े तो अब हम जो है देखो, मेवाड़ को हम 2 भागों में बांटेंगे, फिर उनको पढ़ेंगे। गुहिल और सिसोदिया भले ही एक थे, लेकिन इनके उपाधि अलग अलग थी। इस कारण जो है हमने गुहिल मेवाड़ के राजवंशों को 2 भागों में बांटा है, एक गुहिल राजवंश और एक सिसोदिया राजवंश, ठीक है। रावल जो गुहिल राजवंश है वह रावल रतन सिंह तक चलेगा, उसके बाद में सिसोदिया राजवंश आ जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश को पढ़ने से पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि गुहिल राजवंश की उत्पत्ति हुई कैसे। जाहिर सी बात है, किसी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी तो हमें मालूम होनी चाहिए कि वो कहां से आए हैं गुहिल, कौन सा इतिहासकार उन्हें किस तथ्य से जोड़ता है, वो सारी जानकारी हम पहले जुटाते हैं। उसके बाद में हम एक एक शासकों को लेंगे तथा बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। तो आपको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुहिल राजवंश की उत्पत्ति। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति देखो, कौन सा इतिहासकार गुहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानता है? तो साथियों, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल। साथियों, अबुल फजल कहता है कि मेवाड़ के जो गुहिल है, कौन है? अबुल फजल कहता है मेवाड़ के जो, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। अबुल फजल कहता है मेवाड़ के जो गुहिल है वह ईरान के बादशाह, कौन है? ईरान का एक बादशाह है जिसका नाम है नौशेखा आदिल। तो क्या कहता है अबुल फजल? लिखता है कि गुहिल जो है, मेवाड़ के गुहिल ईरान के नौशेखा आदिल की संतान है, ठीक है। इसका मतलब ईरान अपना देश में नहीं है, इसका मतलब अबुल फजल गुहिलों का जो संबंध है वह विदेशी मानता है। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के जो गुहिल है ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान मानता है। इसका मतलब अबुल फजल का कहना है कि गुहिल जो है अपने भारत के नहीं थे, अपने राजस्थान के नहीं थे, ये विदेशी है, ठीक। और आगे बढ़े तो अपने कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ के जो गुहिल है साथियों, एक एरिया है वल्लभी,
तो टॉड के अनुसार मेवाड़ के गुहिल वल्लभी राजा शिलादित्य के पुत्र है। कौन से, किसके पुत्र है? वल्लभी राजा शिलादित्य के पुत्र है। ये किसके अनुसार है? तो टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी गई बात है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा वल्लभी राजा शिलादित्य कौन है, इनके बारे में कहानी आती है और बहुत बेहतरीन कहानी है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आगे बढ़े तो आपने एक शिलालेख का नाम सुना होगा, आहड़ शिलालेख, जो काफी प्रचलित है। तो आहड़ शिलालेख, तो आहड़ शिलालेख के अनुसार डी आर भंडारकर ने, आहड़ शिलालेख के अनुसार डी आर भंडारकर ने गुहिलों की उत्पत्ति वडनगर या आनंदपुर के ब्राह्मणों से बताई है। किससे बताई है? तो डी आर भंडारकर जो है वह आहड़ शिलालेख के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति वडनगर या आनंदपुर के ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। वडनगर या आनंदपुर के ब्राह्मणों की संतान कौन मानते हैं? तो डी आर भंडारकर। ठीक है, किस तथ्य के अनुसार मानते हैं? तो आहड़ शिलालेख के अनुसार। लेकिन देखो, आहड़ शिलालेख में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही डी आर भंडारकर ने बोला है कि गुहिल जो है वडनगर या आनंदपुर के ब्राह्मणों की संतान है। लेकिन साथियों, आहड़ शिलालेख के छठे श्लोक में गुहिलों को क्षत्रिय कहा है। ये ध्यान रखना, गुहिलों को क्षत्रिय कहा है, जिसकी ये उल्लेख ही नहीं करते हैं। भाई आपने पढ़ लिया आहड़ शिलालेख, डी आर भंडारकर कहता है कि गुहिलों की जो उत्पत्ति है वडनगर या आनंदपुर के ब्राह्मणों की संतान मानते हैं डी आर भंडारकर। किसके अनुसार कहा है? आहड़ शिलालेख। लेकिन आहड़ शिलालेख के अनुसार, लेकिन आहड़ शिलालेख के छठे श्लोक में, कौन से श्लोक में? छठे श्लोक में गुहिलों को क्षत्रिय बताया गया है, जिसका कोई उल्लेख ही नहीं करता है डी आर भंडारकर। वैसे बता दूं, एग्जामिनर कभी कभार पूछ ले कि डी आर भंडारकर का पूरा नाम क्या है, बताओ, आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इस क्लास में नहीं बताऊंगा कि डी आर भंडारकर का पूरा नाम क्या है। बता दूं आपको, डी आर भंडारकर का साथियों पूरा नाम है देवादत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवादत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, और यदि इनके बारे में जानकारी जुटाए तो नैणसी जो है साथियों, नैणसी और ओझा, ठीक है, नैणसी और ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, ये याद रखना। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? तो नैणसी और ओझा। ठीक, और यदि इनके बारे में बात करें तो साथियों V.A. स्मिथ, ये विदेशी है, V.A. स्मिथ और अबुल फजल, V.A. स्मिथ और अबुल फजल जो है मेवाड़ के गुहिलों को विदेशी मानता है। ठीक है, भले उसने ईरान के नौसेकादिल की संतान बताई, लेकिन ईरान अपने भारत में नहीं है, इसका मतलब विदेश हुआ। और V.A. स्मिथ, इसके तो नाम में ही V है और V का मतलब हुआ विदेशी। ठीक है, तो V.A. स्मिथ तथा अबुल फजल जो अपने नाम नहीं लगे वो दूसरों को ही बताएंगे, ये ध्यान रखना। दोनों बाहर के थे तो इन्होंने गुहिलों की उत्पत्ति विदेशों से माना है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि किस इतिहासकार ने गुहिलों की उत्पत्ति विदेशों से मानी है? तो साथियों V.A. स्मिथ तथा अबुल फजल ने गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिलों को विदेशी संतान बताया है। ठीक है, और यदि आगे बढ़े तो वैसे नैणसी जो है साथियों, मुहणोत नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, एक और व्यक्ति आते हैं दशरथ शर्मा, एक आते हैं दशरथ शर्मा तथा एक आते हैं दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण के वंशज कौन मानते हैं? तो डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। जब बता दूं ये क्यों मानते हैं। डी आर भंडारकर स्वयं ब्राह्मण, दशरथ शर्मा स्वयं ब्राह्मण,
गोपीनाथ शर्मा स्वयं ब्राह्मण, तीनों ही ब्राह्मण थे, तो अपना जो अन्य का संबंध भी है जो साथियों वह ब्राह्मणों से मानते हैं। ठीक है, और जिसके पीछे शर्मा लगा हो वो अक्सर ब्राह्मणों में आते हैं, और जो शर्मा है तो वो हर किसी का संबंध, भले चौहान पढ़ लो कोई भी पढ़ लो, वो फिर ब्राह्मणों से ही कहीं भी घुमा के आ जाएंगे, नहीं इनका तो संबंध जो है ये जो है ब्राह्मणों की ही संतान है। ठीक, और यदि आगे बढ़े साथियों, एक शिलालेख का नाम आता है, उस शिलालेख का नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। ठीक है, तो एकलिंग महात्म्य, पहली बात तो ये लिखा किसने है? एकलिंग महात्म्य साथियों लिखा है कान्हा व्यास। ठीक है, तो एकलिंग महात्म्य में कान्हा व्यास लिखता है कि मेवाड़ के जो गुहिल है उनके लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया। पहली बात तो आप ये सुनो। ठीक है, तो एकलिंग महात्म्य में मेवाड़ के गुहिलों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त में किया है? विप्र शब्द का प्रयुक्त किया है, और विप्र शब्द का मतलब होता है साथियों ब्राह्मण। विप्र शब्द का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। ठीक, ये जो है साथियों वो मेवाड़ के गुहिल राजवंश की उत्पत्ति है। मैं बता दूं, वापस आपको रिवाइज करूं कि देखो, अबुल फजल गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान मानता है। टॉड के अनुसार गुहिल जो है वल्लभी राजा शिलादित्य के पुत्र थे। आहट शिलालेख में डी.आर. भंडारकर के अनुसार गुहिलों को वडनगरी आनंदपुर के ब्राह्मणों की संतान माना गया है, लेकिन आहट शिलालेख के ही छठे श्लोक में गुहिलों को क्षत्रिय कहा है, जिसका डी.आर. भंडारकर उल्लेख ही नहीं करते हैं। नैणसी तथा ओझा मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। वी.ए. स्मिथ तथा अबुल फजल इन्हें विदेशी मानते हैं। दशरथ शर्मा तथा गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण मानते हैं, तथा नैणसी इनके 24 शाखाओं की उल्लेख करता है। प्रश्न आया हुआ है कि नैणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो साथियों नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और एकलिंग महात्म्य में ये किसने लिखा है? तो कान्हा व्यास ने। तो एकलिंग महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के गुहिलों के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है, और विप्र शब्द का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है साथियों, आज का जो ये सेशन है यह समाप्त होता है, क्योंकि देखो ये जो थी ये मेन चीजें थी। अगर मैं अन्य कुछ करवाता तो ये सब घिसा पिटा सब मिक्स हो जाता। इस कारण मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये सेपरेट पढ़ाना था मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो जो है छोटी रख रहा हूँ। ठीक है, ये सेपरेट पढ़ाना था, क्योंकि इसके आगे जो पढ़ाया है वो राजवंश वाला लोगों के मन में बहुत भ्रांतियाँ थी, इस कारण वो दूध निकालने के लिए मैंने कहा था। ठीक है, तो ये पढ़ लो। इसके आगे जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम एक एक राजा को लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो साथियों नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हमारे घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।